निम्मी और सुधा बचपन की सहेली थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और दोनों सहेलियां साथ ही स्कूल भी गई थीं। निम्मी के पिताजी को जब शहर में नौकरी मिलती है तो वो गांव छोड़कर शहर आकर रहने लगते हैं। लेकिन शहर जाने से पहले निम्मी सुधा से मिलने के लिए आती है। सुधा, अब मैं भी बाबा के साथ शहर जा रही हूँ। अब आगे की पढ़ाई वहीं करूंगी। कभी अपने परिवार के साथ तुम मुझसे मिलने जरूर आना। मैं तुम्हें एड्रेस देकर जा रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां अलग हो रही हैं। तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम भी गांव आती रहना। दोनों सहेलियों के वादे वादे ही रह जाते हैं। ना तो सुधा शहर आ पाती है और ना ही निम्मी गांव आती है और इस तरह काफी समय बीत जाता है। अरे निम्मी, देखो तो तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी भी है। मेरे लिए पार्सल? लेकिन मुझे कौन पार्सल भेजेगा? मुझे तो नहीं पता। अरे ये देखो, इस पर तो अपने गांव का एड्रेस लिखा है। ये तो गांव से आया है। किसने भेजा होगा? जरा जल्दी खोलकर तो देखो क्या है इसके अंदर। और फिर निम्मी पार्सल खोलती है। उसके अंदर एक लेटर भी था। वो लेटर उठाकर पढ़ती है। प्रिय निम्मी, तुम्हें याद होगा और मुझे तो हमेशा याद रहता है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगी, लेकिन कभी समय ही नहीं मिला। मैं तुम्हारी दोस्त सुधा तुम्हारे लिए गांव का प्योर देसी घी भेज रही हूँ और तुम्हें खुशखबरी भी दे रही हूँ। मैं अगले हफ्ते शहर आ रही हूँ। तुम्हारा एड्रेस मेरे पास हमेशा से सुरक्षित था। अब जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारी सहेली सुधा। अरे माँ, ये तो सुधा ने भेजा है। वो अगले हफ्ते शहर आ रही है। उसने ये प्योर देसी घी भी भेजा है। कितने सालों बाद मैं सुधा से मिलूंगी। अच्छा, वही सुधा जो हमारे पड़ोस में रहती थी और तेरे साथ स्कूल जाती थी। बेचारों की हालत कितनी खराब थी उस समय, फिर भी उसने देसी घी भेजा है। अच्छा निम्मी, तुम्हारी सहेली अगर मिलने के लिए आए तो ज्यादा दिन घर पर मत रोकना। और वो गांव से आएगी तो उसका पहनावा और उसकी बोली बिल्कुल गांव की होगी। यहाँ पर हमारा सब मजाक उड़ाएंगे। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी सहेली है। इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कि हम कितने अच्छे इलाके में रहते हैं और वो न जाने किस हाल में यहाँ पर आए। बेटा, थोड़ी अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है माँ, उसे आने तो दो, मैं उससे मिल लूंगी। बात की बाद में देखेंगे। निम्मी अपनी सहेली के लिए भी खुश थी और थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि उसे पता था कि सुधा शहर आने के बाद जरूर उसे ये कहेगी कि उसे शहर घुमा दे। और अगर उसकी कोई सहेली या दोस्त मिल जाएगा तो वो किस तरह सुधा से उसका इंट्रोडक्शन कराएगी। और उधर गांव में, अरे सुधा, तू अपनी सहेली से मिलने जा रही है या ये सारा सामान देने जा रही है? बाप रे बाप, इतना सारा सामान लेकर तू शहर जाएगी कैसे? माँ, निम्मी कब से गांव से गई हुई है। गांव की चीजें उसे कितनी याद आती होंगी। बस जो जो मैंने कहा वो सब पैक कर दो और ले जाने की टेंशन तुम बिल्कुल मत करो। मैंने बाबा से बात कर ली है। तभी सुधा के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, सुधा की माँ, जो जो सुधा कह रही है वो सारा सामान पैक कर दे। गाड़ी में बहुत जगह है। बस मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो अपनी सहेली के लिए सामान लेकर जाना चाहती है तो लेकर जाएगी। बहुत बिगाड़ दिया है तुमने इसे अपने लाड प्यार में। इसने शहर देखने की जिद की और तुमने मान भी ली। क्यों ना मानता, मेरी बेटी है इतनी प्यारी। अच्छा सुनो सुधा, तुम शहर पहली बार जा रही हो बेटा। वहाँ ध्यान से रहना और अपनी सहेली के घर वालों को बिल्कुल परेशान मत करना। वक्त काफी बदल गया है। पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं और क्या हाल है उन लोगों का। अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम होटल में रह लेना बेटा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं साथ जा रहा हूँ ना इसके। जैसे जैसे सुधा के आने का दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे निम्मी को परेशानी हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि उसे मना कर देना चाहिए था। सुधा बिल्कुल गांव की गंवार जैसी लगती होगी। क्या सोचा है फिर तुमने निम्मी? फिर कल तो तुम्हारी वो गंवार सहेली शहर आने वाली है। हाँ माँ, वो आने वाली है। एक काम करना माँ, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ऐसा करती हूँ, एक पनीर की डिश बना लेती हूँ। गांव से आएगी, पनीर देखकर ही खुश हो जाएगी। गांव में भला इस तरह का खाना कहाँ मिलता है। और नाश्ते पानी में कोल्ड ड्रिंक के साथ में कुछ केक वगैरह दे देंगे। यहाँ से जाने के बाद गांव में देख लेना, हमारी अमीरी की तारीफ करती फिरेगी। हाँ माँ, गांव से निकलकर तो हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। वो तो अभी भी गांव की गंवार ही होगी ना। अगले दिन,
अभी तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है मुझे इंतजार करते हुए। अरे आ जाएगी आ जाएगी, एड्रेस समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। गांव से आई है ना, उसके पास कौन सा फोन होगा। निम्मी, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये पहली और आखिरी बार है जो वो यहाँ आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार आने लगे। मम्मी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगी उसे वापस आने का। निम्मी और उसकी माँ बार बार घर से बाहर जाकर देख रहे थे कि तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर के बाहर आकर रुकती हैं और उनमें से सुधा बाहर निकलती है और उसके बाबा भी। सुधा ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। उसके हाथ में आईफोन था और उसके गले में एक मोटी सी सोने की चेन भी थी। उसे गाड़ी से उतरता हुआ देखकर निम्मी और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। अरे ऐसे क्या देख रही हो? भूल गई क्या? मैं सुधा हूँ। ओ माय गॉड सुधा, तू? अरे तू कितनी बदल गई है, कितनी सुंदर भी लग रही है। तभी सुधा के बाबा भी गाड़ी से उतरते हैं और साथ आए दो लोगों से कहते हैं, सुनो, ये सारा सामान आराम से घर के अंदर रख दो। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? मेरा बहुत मन था निम्मी से मिलने का, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से माँ बाबा को मनाया और देखो आखिर में मैं निम्मी से मिलने आ ही गई। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, आओ आओ अंदर आओ। भाई साहब आप भी अंदर आओ। और ये सब क्या है, इतना सारा सामान? अरे भाभी जी, पहली बार आपके घर आ रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी आते। ये बाग के कुछ फल हैं और ये घर के बने दूध की कुछ मिठाइयाँ, और इसमें गांव का प्योर दूध है। और सुधा ने बड़ी जिद की थी कि पहली बार ये यहाँ आ रही है तो निम्मी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी होनी चाहिए, तो बेटा ये तुम्हारे लिए है। निम्मी और उसकी माँ देखती हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी और काफी महंगी भी लग रही थी। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। कहाँ तो वो सुधा को गांव का गंवार कह रही थी और कहाँ अब लग रहा था कि सुधा के आगे वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए पहले से लाई गई कोल्ड ड्रिंक और केक को टेबल पर रखा जाता है। तभी निम्मी रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये सब क्या है? ये तो बहुत अमीर हो गई है। अब तो मुझे बहुत शर्म आ रही है केक और कोल्ड ड्रिंक देखकर। एक काम करो, आप थोड़ा सा सैंडविच भी बना लो ना। मुझे तो खुद ही शर्म आ रही है। अब मैं क्या करूं, कैसे नजरें मिलाऊं इन लोगों से? ये लोग तो इतना सारा सामान लेकर आए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? अब सैंडविच बनाकर लाइए मम्मी, बाकी बातें हम बाहर जाकर कर लेंगे। और फिर चाय पानी पीने के बाद सुधा के बाबा निमी की माँ से कहते हैं, अरे भाभी जी, भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। वो शहर से बाहर गए हुए हैं, कल तक वापसी होगी। भाई साहब बुरा न मानना, लेकिन आपके तो ठाट बाट बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अरे हाँ भाई, किस्मत जब बदलती है तो बस क्या ही बोले। आप तो जानती ही हैं भाभी जी, गांव में बस हमारी जमीन थी। हमारे खेतों के पास से हाईवे निकल रहा था। सरकार ने जमीन ली तो हमें काफी मुनाफा हो गया। बस इसी तरह रातों रात अमीर हो गए। फिर मैंने उन पैसों से कहीं और जमीन ले ली और भगवान की दुआ से खूब खेती बाड़ी हुई, और अब तो बस निम्मी के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए, उसी के सिलसिले में यहाँ शहर में आया हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे को देखने के लिए। मुझे देर हो रही है, सुधा यहीं पर रहेगी आपके साथ में। इसे कल वापस ले जाऊंगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी रुकिए ना यहीं पर। मैं रुक जाता, लेकिन मेरा दोस्त घर पर है नहीं। कोई बात नहीं, मैं 5 स्टार होटल में कमरा ले लूंगा। कल जब मेरा दोस्त आ जाएगा तो फिर मिल बैठेंगे। फिर दोपहर के खाने का इंतजाम किया जाता है और निम्मी को बड़ी शर्म आ रही थी कि उसने खाने के लिए सिर्फ एक ही डिश बनवाई थी। अरे वाह चाची जी, मजा आ गया। आपके हाथों में जो जादू है वो तो आज भी कायम है। याद है निम्मी, हम बचपन में अधिकतर तुम्हारे घर में ही खाना खाते थे क्योंकि तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाती थी। अरे हाँ, याद आया मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे ही बनाऊंगी। और दोनों माँ बेटी शर्मिंदा थीं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं शाम को जब दोनों सहेलियां बातें करती हैं तो निम्मी से रहा नहीं जाता और वो सुधा से बोल देती है, सुधा मुझे माफ कर देना। तुम्हारे आने से पहले हमने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया। मुझे लगा तुम बिल्कुल गांव की गंवार होगी। अरे इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? हो जाता है, हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन तुम इतना मत सोचो, मेरे लिए तुम पहले वाली निम्मी ही हो। अगले दिन जब निम्मी के बाबा भी आ जाते हैं तो सुधा के पिताजी भी आकर उनसे मिलते हैं और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त, और तुमने तो क्या खूब तरक्की कर ली है। बेटी का रिश्ता तय कर लिया है मैंने। अब तुम सब लोगों को गांव आना है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा।
कम से कम 15 दिन के लिए तो आना ही होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए चाचा जी, मैं खुद भी बहुत दिनों के लिए रहने आऊंगी। आखिर मेरी इकलौती सहेली की शादी जो है। फिर सुधा अपनी सहेली से मिलकर वापस गांव चली जाती है। निम्मी और उसकी माँ अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और फिर वो लोग सभी निम्मी की शादी पर गांव जाते हैं, जहां उनका खूब भव्य स्वागत होता है। मेहताब सिंह एक जाना माना अमीर व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां थीं। वो अपनी तीनों बेटियों को राजकुमारी की तरह रखता था। उसकी तीनों बेटियां रूबी, रुचि और रुचिका तीनों ही बहुत सुंदर और सुशील थीं। उसकी माँ को अब उनकी शादी की चिंता सता रही थी। इसीलिए एक दिन वो मेहताब सिंह से कहती हैं, सुनो जी, अपनी तीनों लड़कियां शादी के लायक हो गई हैं। हमें उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढ लेना चाहिए। तुम क्या सोचती हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तो रुचिका के लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। याद है तुम्हें मेरा वो दोस्त जो शहर में रहता है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका बेटा आकाश मुझे बहुत पसंद है और हमारी रुचिका के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर कब आ रहे हैं वो लोग हमारी रुचिका को देखने के लिए? मैं सोच रहा हूँ कि इसी संडे को बुला लेता हूँ। और जैसे ही ये खबर तीनों बहनों को मिलती है तो रूबी और रुचि रुचिका को चिढ़ाने लगती हैं। सुना है हमारे होने वाले जीजाजी तो बहुत अमीर हैं। हमारी बहन की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। सोने पे सुहागा हो गया है। तुम तो वैसे भी शहर जाकर बसना चाहती थी। पिताजी ने बिल्कुल वैसा ही लड़का पसंद किया है जैसा मैं हमेशा से सोचती आ रही थी। बस अब तो वो मुझे पसंद कर ले। बस क्यों नहीं पसंद करेगा? अरे तुम तो सुंदर बहुत हो। ये सुनकर रुचिका मन ही मन बहुत खुश होती है। संडे के दिन आकाश के घर वाले रुचिका को देखने आते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं और थोड़ी ही दिनों बाद रुचिका की शादी आकाश से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के कई दिन बाद। क्या बात है रुचिका, तुम तो शादी के बाद हम लोगों को भूल ही गई हो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से शादी हुई है मैं तो घर पर रुकी ही नहीं हूँ। कभी यहाँ घूम रही हूँ, कभी वहाँ घूम रही हूँ और आकाश जी ने तो मुझे इतनी शॉपिंग कराई है कि मैं क्या बताऊं। जल्दी ही तुम लोगों से मिलने आऊंगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। मुझे तो लगता है हमारी बहन के ख्वाबों को पंख लग गए हैं। अब वो हमें मिलने तक नहीं आती है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन मेहताब सिंह घर आते हैं। वो बड़े उदास थे। क्या हुआ? बड़े थके हुए लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं, रुचिका की शादी की भाग दौड़ में काम को इतना टाइम दे ही नहीं पाया। मेरे इतने दिनों तक न जाने के कारण मैनेजर ने कुछ गलत डिसीजन ले ली, जिस कारण हमको करोड़ों का घाटा हो गया है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? और तभी मेहताब सिंह अपना सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। उसकी पत्नी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है और फिर जल्दी ही मेहताब सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इनको हार्ट अटैक आया है और हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना है, इसलिए आप जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं अभी घर से पैसे लेकर आती हूँ। और दोनों बहनें घर आती हैं और पैसे लेकर जाती हैं। ऑपरेशन सही से हो जाता है, लेकिन मेहताब सिंह की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उन्हें बहुत गहरा सदमा लग गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया। रुचिका को भी तो बताना था। तू जरा रुचिका को फोन तो लगा। माँ, मैंने कल फोन किया था, दीदी को बता दिया था कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो देश से बाहर गई हुई है और कह रही थी कि आने में टाइम लग जाएगा। और उधर आकाश रुचिका को उसके पिताजी के बारे में बताता है। क्या कहा तुमने? मेरे मायके में सब लोगों के साथ इतना कुछ हो गया है। अब वो लोग गरीब हो गए हैं। अब मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ की लापरवाही भी हम पर भारी पड़ जाए। पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तो हमें सीख लेनी चाहिए ना। आकाश को भी रुचिका की बात सही लगती है। वो अपने बिजनेस पर ध्यान देता है। उधर रुचिका अब अपनी बहनों का फोन भी नहीं उठा रही थी। पता नहीं क्यों रुचिका फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? एक काम करते हैं माँ, मैं और रुचि कल उसके पास जाते हैं। हाँ बेटा, आजकल कुछ नहीं पता। जब हमारे साथ इतना कुछ हो गया तो क्या पता वहाँ भी कुछ हो गया हो। तुम एक काम करो, कल सुबह ही निकल जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल कर लूंगी।
दोनों बहनें सुबह सवेरे बस में बैठकर रुचिका के पास जाती हैं। उस समय रुचिका अपने घर पर आराम से बैठे हुए टीवी देख रही थी। दोनों बहनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो और हम लोग तुमको देखकर कितना परेशान थे। हमें लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम दोनों ऐसे यहाँ बिना बताए कैसे चली आई? तुम्हें तो हमारी फिक्र है ही नहीं, है ना? न बाबा की न माँ की। हमें तो तुम्हारी फिक्र है ना। अब आ ही गई हो तो बताओ, ठंडा लोगी या गर्म? और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों बहनों को रुचिका का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ी देर वहाँ बैठकर चली आती हैं। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती हैं। लगता है हमारी रुचिका को हमारी गरीबी पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, दिन सदा एक से नहीं रहते। उधर मेहताब सिंह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक दिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब तो दोनों बहनों और माँ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो लोग रुचिका को बहुत फोन करते हैं, लेकिन रुचिका फोन नहीं उठाती। घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब दोनों बहनों को नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन रूबी एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने मैनेजर हर्षित को दिखाने के लिए जाती है। बहुत अच्छा, हमें इसी की जरूरत थी। तुम तो सचमुच में बहुत ही टैलेंटेड हो। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। फिर हर्षित के कहने पर उस प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। रूबी की तरक्की हो जाती है और वहीं हर्षित भी रूबी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तुम्हें मेरी माँ से बात करनी होगी और मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, हम लोग एक समय में बहुत अमीर थे, लेकिन आज हमारे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो अभी बता दो। अरे नहीं रूबी, मेरी कोई डिमांड नहीं है। अरे मेरे पास तुम हो ना, और मैं जानता हूँ तुम कितनी टैलेंटेड हो। तुम तो रंग को भी राजा बना सकती हो। फिर हर्षित रूबी की माँ से मिलता है और रुचि और उसकी माँ को हर्षित बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रूबी की शादी बड़े ही सादे तरीके से हो जाती है, लेकिन वो हर हफ्ते रुचि और अपनी माँ का पता लेने के लिए जरूर आती थी। रुचि बेटा, दोनों बहनों की तुम्हारी शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। तुम तो जानती हो मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, न जाने कब आंखें बंद हो जाएं। अपने जीते जी मैं भी तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। और तभी रूबी और हर्षित भी वहाँ आ जाते हैं। माँ की बात सुनने के बाद हर्षित कहता है, माँ जी आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रुचि के रिश्ते की बात लेकर ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। मेरे छोटे भाई से तो आप कितनी बार मिली हैं। मैं चाहता हूँ कि रुचि की शादी उससे हो जाए और आप भी हमारे साथ ही रहें। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन बेटी के घर में मैं कैसे रह सकती हूँ? देखिए आप भी जानती हैं माँ जी कि हम दोनों भाइयों के सर पर माता पिता का साया नहीं है। आप साथ रहेंगी तो हमें भी सहारा हो जाएगा। फिर रूबी भी अपनी माँ को मना लेती है। इस तरह रुचि की शादी हर्षित के भाई हर्ष के साथ हो जाती है। वो चारों दिल लगाकर मेहनत करते हैं और अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। और वहीं रुचिका का पति एक बहुत बड़े घोटाले में शामिल हो जाता है, जिस कारण वो और रुचिका बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। रुचिका के नाम पर भी आकाश ने कई गैर कानूनी प्रॉपर्टी ली हुई थी, जिस कारण उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अरे देखो भैया, ये तो रुचिका और उसका पति है ना, ये लोग तो बहुत बड़े घोटाले में पकड़े गए हैं। हाँ मैंने भी अभी अभी सुना मार्केट में इन लोगों का बड़ा ही नाम खराब हो गया है और इनका दिवालिया भी निकल गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग कभी उभर ही नहीं पाएंगे। और ये बात रुचि और रूबी की माँ सुन लेती है। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या तुम लोग उसका साथ नहीं दोगे? मैं मानती हूँ बेटा कि उसने हमें हमारे बुरे वक्त में ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रुचि और मैं अभी इसी बारे में ही बात कर रहे थे। हमें लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम उन्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो चारों गाड़ी में बैठकर आकाश और रुचिका से मिलने के लिए जेल जाते हैं। रूबी, रुचि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मुझे लग रहा था कि तुम लोग गरीब हो गए हो और मुझे मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं खुद तुम लोगों से मदद मांग रही हूँ। मेरी मदद करो। डरो मत, हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी बेईमानी से पैसा कमाने की नहीं सोचूंगा। और फिर 2 साल तक केस चलने के बाद आकाश और रुचिका को छोड़ दिया जाता है। रुचि और रूबी अपने पतियों के साथ मिलकर उन दोनों की मदद करती हैं। इस तरह एक बार फिर आकाश और रुचिका अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी माँ से मिलने के लिए रुचिका घर आती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया था और मुझे लगता था कि मुझे अब रिश्तों की जरूरत नहीं रही। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। एक बात याद रखना, बुरे वक्त में हमेशा अपनों के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि बुरा वक्त कब और कहाँ किस पर आ जाए। जिस तरह एक धागा मोतियों को पिरोकर माला बनाता है ना, इसी तरह सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। फिर आकाश और रुचिका दोनों सबसे माफी मांगते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर खुश रहते हैं।